सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड, नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि जिस प्रकार वर्ष का संबंध महीने के साथ में है, उसी प्रकार सप्ताह का संबंध इनमें से किसके साथ में होगा। आपके लिए ऑप्शंस हैं त्योहार, सप्ताह, रविवार या फिर दिन। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिन। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार महीनों से मिलकर के वर्ष बनता है, उसी प्रकार जो है आपके दिनों से मिलकर के सप्ताह बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे देखिए आपको रीजनिंग के सीरीज का एक क्वेश्चन दिया है और आपको ये बताना है कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है इस सीरीज के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जे से एम तक, तो जे 10 नंबर पे आता है अल्फाबेट में और एम 13 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है। ठीक उसी प्रकार एम 13 नंबर पे आता है और पी 16 पे आता है, यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगले में भी जो है यहाँ पर का प्लस का 3 होगा। तो पी से जो है हम जब प्लस का 3 करते हैं तो हमारे पास में आता है एस। ठीक है, क्योंकि पी 16 नंबर पे और एस 19 नंबर पे। और अगर यहाँ पर देखें हम, तो क्यू से जो है आर, तो क्यू से आर यानी कि यहाँ पे जो है आपका प्लस का 1 हुआ है। ठीक है, फिर आर से एस, तो यहाँ पे भी प्लस का 1 हुआ है। फिर जाहिर सी बात है एस से भी जो है अगले लेटर में जो है प्लस का 1 होगा, तो यहाँ पे जो है हमें मिल जाएगा टी। ठीक है, और अब देखिएगा नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है। तो ओ से आर तक जाने में जो है हमें पता है यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, क्योंकि ओ आता है 15 नंबर पे और आर आता है 18 नंबर पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ। फिर आर से यू, तो यहाँ पे भी प्लस का 3 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगले में भी जो है आपका प्लस का 3 होगा। तो यहाँ पे जो है यू से हम प्लस का 3 करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है एस टी एक्स। ठीक है, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें कि दी गई दोनों संख्याओं के बीच में वही संबंध हो जो दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याओं के बीच में है। यानी कि आपको ये बताना है कि जिस प्रकार 7 और 350 के बीच में संबंध है, उसी प्रकार से जो है इन ऑप्शंस में से किसके बीच में सेम संबंध दर्शाया गया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इसको कंटिन्यू और पूरा जरूर से देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि 7 का 350 के बीच में संबंध किस प्रकार है। तो हमें ये बताया कि 7 का रिलेशन है 350 के साथ में। तो हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर 7 का क्यूब कर लेते हैं और उसके अंदर 7 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो 7 का क्यूब होता है 343 और उसके अंदर जो है अगर प्लस 7 को ऐड किया जाए तो हमें मिल जाता है 350। ठीक है, तो सेम यही चीज जो है हमें यहाँ पर देखनी है कि किसके अंदर हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर सी में, तो देखिए 6 का क्यूब। ठीक है, तो 6 का क्यूब प्लस उसमें जो है अगर हम 6 ऐड कर दें तो देखिए हमें यहाँ पर 222 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी। बाकी हम जानते हैं कि 4 का क्यूब कर भी लें तो यहाँ पे जो है 4 को ऐड करने पे 216 नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर 625 नहीं आएगा 5 का क्यूब करने से। और अगर हम 8 का क्यूब भी करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे जो है 636 नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों, मैं साथ ही आप लोगों को बताऊं कि अब आप लोग जो है हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, जो कि रोज शाम को 5:30 बजे और रात को 9 बजे होती है। तो इसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां पर जो है डिफेंस की कैटेगरी में रजिस्टर कीजिए और आप लोग हमारा यूजर नेम सर्च कर सकते हो, वरना इसके अलावा आपको हमारी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। मेक श्योर कि आप फॉलो जरूर से से कि आप लोगों को हमारी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, पीडीएफ, अपडेट वगैरह मिलते रहें।
दोस्तों पहली बार क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड है DPYT10। इसके अलावा एक चीज और बता दूं कि आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप की आने वाली वैकेंसी के लिए अनअकैडमी ने एक नया बैच भी लॉन्च किया है, लक्ष्य एयरफोर्स एक्स ग्रुप कंप्लीट बैच कोर्स 2022। डिफेंस के इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा और 9 मार्च से ये बैच आपका लाइव हो रहा है। अगर आप लोग इसमें एनरोल करना चाहते हो तो कोड DPYT10 जरूर से यूज कीजिएगा, जिससे कि आपको इस बैच कोर्स के अंदर 10% का इंस्टेंट ऑफ देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट की गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर जो है आपको जीके के सेक्शन से एक क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से जो है अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आप लोग जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो लक्षद्वीप की राजधानी पूछी जा रही है, तो ऑप्शन है पौंडीचेरी, कवरत्ती, दमन या फिर पोर्ट ब्लेयर। तो देखिए कि लक्षद्वीप जो है ये हम जानते हैं कि अरब सागर के अंदर स्थित है और इसकी राजधानी जो है वो कवरत्ती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवरत्ती। देखिए अंडमान निकोबार की अगर आपसे पूछी जाती तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर हो जाती। ठीक है, और अगर दमन और द्वीप की पूछी जाती तो दमन हो जाती। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल की किस परत के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत के बारे में दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ओजोन परत जो है वो सूर्य की ओर से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक करके हमारे शरीर की रक्षा करती है, हमारे वायुमंडल की रक्षा करती है, हम ये बोल सकते हैं। और हम जानते हैं कि वायुमंडल का जो विस्तार है वो 10,000 किलोमीटर तक जो है लगभग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और वायुमंडल को जो है हम 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें कि आपका शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और बाहरी मंडल आता है। और अगर बात करें ओजोन परत की, तो ओजोन परत जो है ये आपको स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बता दूं कि ये आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है ICG का, तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर जो है आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करें। जिसमें कि आज आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, दिल्ली, लाल किला, विश्व, एशिया और भारत। तो इनको अगर हम तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में सजाते हैं तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो है वो आएगा आपका लाल किला। ठीक है, तो लाल किला जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, और लाल किला जो है ये पड़ता है दिल्ली के अंदर, तो यानी कि अब आएगा आपका दिल्ली। और दिल्ली जो है ये पड़ता है आपका भारत में, यानी कि ये आएगा यहाँ पर 5 नंबर। और भारत कहाँ पर है, तो भारत आता है आपका एशिया के अंदर, तो आ जाएगा आपका 4 नंबर। और एशिया पड़ता है आपका विश्व के अंदर, यानी कि ये हो जाएगा 3। तो इनको जो है शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में सजाने पर हमें ये मिलेगा 21543, जो कि देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर गिवन है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर जो है आपको प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकटन यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना समय लगता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिएगा कि सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में आपके 8 मिनट और 3 सेकंड के लगभग का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, और इसी प्रकार जो है आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में भी जो है 365 दिन और 5 घंटे लगते हैं। और सूर्य के सापेक्ष जो है हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो परिक्रमण वेग होता है ये भी आपका कितना होता है, ये होता है आपका 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जबकि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के परिक्रमण मार्ग की जो लंबाई है ना वो आपके 96 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर जो है आपको क्वेश्चन गिवन है कि मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में डैश का राजदूत था। यानी कि मेगास्थनीज जो कि भारत आया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, वो इनमें से कहां का राजदूत था। ऑप्शंस हैं रोमन, ईरान, यूनान या फिर
बेबीलोन। तो देखिए कि मेगास्थनीज जो कि आपके एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये जो है भारत आने वाला पहला राजदूत था, ठीक है, जो कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और इसने एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है इंडिका, ठीक है, जिसमें कि इसने अपने भारत भ्रमण और मौर्य काल का जो है वर्णन भी किया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आने वाला जो मेगास्थनीज था, ये आपके यूनान का एक राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे देखिए साइंस के पोर्शन का आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि कहा जा रहा है कि जब दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें डैश रहता है या रहती है। तो ऑप्शंस हैं कि विद्युत धारा समान रहती है, विभवांतर समान रहता है, विभवांतर अलग रहता है, या फिर विद्युत धारा समान और विभवांतर अलग रहता है। तो देखिएगा कि जब भी दो प्रतिरोधकों को समानांतर या फिर जो है हम बोलते हैं कि पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं ना, तो उनमें जो है विद्युत विभवांतर एक समान यानी कि नियत जो है होता है, ठीक है, लेकिन उनकी जो धाराएं होती है वो आपके अलग अलग यानी कि भिन्न होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को जो है यहाँ पर पार्श्व क्रम की जगह पर श्रेणी क्रम दे दिया जाता तब क्या होता। तो देखिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों में जो है प्रवाहित धारा जो होती है वो एक समान होती है, और प्रतिरोधों के जो सिरों पर विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। यानी कि पार्श्व क्रम में और श्रेणी क्रम में एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि विद्युत चुंबक जो होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, यानी कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड ऑफ, ठीक है। ऑप्शंस हैं इस्पात, नरम लोहा, एल्यूमिनियम या फिर निकल। तो देखिएगा कि जब भी मतलब कि नरम लोहे के ऊपर विद्युत रोधी तार को हम जब लपेट देते हैं तो उससे जो है विद्युत चुंबकीय पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और विद्युत चुंबक का उपयोग तो आपको पता ही होगा, डायनेमो जो होता है, ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं, इसके अलावा टेलीफोन वगैरह में किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहां पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग जो है इनमें से किसके उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शंस हैं रेडियो तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें या फिर सूक्ष्म तरंगें। तो मैग्नेट्रॉन वाल्व जो होती है ये आपके माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म तरंगों को पैदा करने वाली एक निर्वात नलिका होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की धारा पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की संक्रिया से जो है आपके माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो हैं वो इनमें से काफी क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं, आई होप आपको याद होंगे ये, ठीक है। तो सबसे लंबी रेल सुरंग पूछी जा रही है भारत की। तो ऑप्शंस हैं कबूरदे, नाथुवाड़ी, पीर पंजाल या फिर टाइक। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जिसको कि बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है वो आपके लगभग 7 मील है, ठीक है। और ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ठीक है। कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग के सेक्शन का एक क्वेश्चन है कि किसी कोड भाषा में यदि कोस्ट को जो है वो कुछ इस टाइप से लिखा जाता है तो डेर को किस टाइप से लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं कोस्ट को क्या लिखा है यहाँ पर। तो कोस्ट को लिखा जा रहा है आपके XLHG, ठीक है। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम जानते हैं कि अल्फाबेट्स में C के ऑपोजिट X आता है, इसको हम कोरेक्स से याद रखते हैं। L के ऑपोजिट O आता है, इसको हम लव से याद रखते हैं। S के ऑपोजिट H आता है जिसको हम हनी सिंह से याद रखते हैं। और G के ऑपोजिट T आता है जिसको हम GT रोड से याद रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर डेर में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा D के ऑपोजिट W आता है, दूध वाला से इसको हम याद रखते हैं। A के ऑपोजिट Z आता है, आजाद से इसको याद रख सकते हैं। I के ऑपोजिट R आता है, इंडियन रेलवे। और E के ऑपोजिट V आता है, इवनिंग से इसको हम याद रखते हैं। ये क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं ऑपोजिट लेटर्स की, ठीक है, जिससे कि हमें आसानी से याद हो जाता है। तो देखिए ये आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है WZIV, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। दोस्तों आज जो है हमने यहाँ पर थोड़े कम क्वेश्चन रखे हैं, 20-25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग जो है वीडियो पे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, इसको शेयर वगैरह करते हो, तो जो है हम इसमें क्वेश्चंस को जो है इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जो है ये इनमें से कहां पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है गोवा, तेलंगाना, सिक्किम या फिर कर्नाटका। तो देखिएगा कि जोग जलप्रपात, जिसको कि हम जरसप्पा प्रपात भी कहते हैं, ये आपके जो है कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में है और कहां पर है, शरावती नदी, शरावती नदी के ऊपर। ठीक है, और ये जो है आपके 253 मीटर की ऊंचाई से जो है एक गहरी खाई के अंदर गिरता है। तो नदी का नाम याद रखिएगा और स्टेट का नाम याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपको एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन गिवन है और आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर क्या आएगा। तो इसको जो है हम यहाँ पर जो है रो वाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 88 लिखता हूँ और हम जानते हैं कि 7 का स्क्वायर जो है वो होता है 49। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसमें से हम जब इनको माइनस करिए तो हमें 39 मिल जाएगा, यानी कि ये नंबर मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है हम क्या करेंगे, 40 यहाँ पे लिखेंगे और 40 में जो है हम 2 का स्क्वायर जो कि आपका होता है 4, तो माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 36। तो 36 जो है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है कि एलईडी के संदर्भ में डी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एलईडी जो होती है ना, इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो हम जानते हैं डी का मतलब हो गया डायोड, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोड। ठीक है, और प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होता है ना, ये एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जो है प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, और इसमें जो है पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो आपके मतलब प्रकाश जो उत्पन्न करता है ना, वो आपके गैलियम आर्सेनाइड होता है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है वेन डायग्राम से। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर वेन डायग्राम बताना है बीमारियां, रतौंधी और कैंसर के बीच में। ठीक है, कि इनके बीच में जो है किस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर का देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो बीमारी होती है, ठीक है, तो बीमारी के अंदर ही आती है आपके कैंसर। ठीक है, और बीमारी के अंदर ही आती है आपकी रतौंधी। ठीक है, ये बात अलग है कि रतौंधी जो है वो आपके विटामिन की कमी से होने वाली रोग है और कैंसर जो होती है वो अलग होती है, लेकिन है तो ये दोनों बीमारियां ही। तो ये जो है आपके इस टाइप का वेन डायग्राम यहाँ पर बनेगा इनके बीच में। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघला करके जो है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में ढाला जाता है। तो इस प्रकार के कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आ भी चुका है एडवांस मैथ्स के सेक्शन में से। तो हम जानते हैं कि जो गोले का आयतन होता है उसके फॉर्मूला क्या होता है। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है हमें गोलों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो गोलों की संख्या हम कैसे बता सकते हैं, बड़े गोले का आयतन, ठीक है, बटा छोटे गोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R1, ठीक है, R1 की वैल्यू आपके पास में है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और R2 की वैल्यू जो है वो आपके पास में है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है हम यूज कौन सा करेंगे, देखिए यहाँ पर नंबर्स पूछा जा रहा है कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं नंबर्स कितने हो जाएंगे, यानी कि कितने गोले बनाए जाएंगे। तो देखिए बड़े गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है, यानी कि बड़े गोले का आयतन, और बट्टा में आ जाएगा छोटे गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4/3 और 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में बचेगा R1 क्यूब और बट्टा में बचेगा R2 क्यूब। तो देखिए R1 क्यूब यानी कि 5। ठीक है, R1 की जगह पर हम 5 लिखेंगे तो यह आ जाएगा 5 का क्यूब बट्टा में 2 का क्यूब। ठीक है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और अपॉन में आ जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8।
इनको जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें 15.62 के करीब कुछ मिलेगा, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि 15 गोले यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर जो है इंग्लिश का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि आपको एंटोनियम बताना है ब्रूटल वर्ड के लिए। ठीक है, तो ब्रूटल वर्ड की अगर बात करें तो ब्रूटल मतलब होता है निर्दयी। ठीक है, और इसके लिए जो है आपको ऑपोजिट या फिर एंटोनियम अगर बताने हो तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन मतलब क्या होता है, दयालु। ठीक है, तो ब्रूटल मतलब होता है निर्दयी, और ठीक उसी प्रकार ह्यूमन मतलब होता है दयालु। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए आपका हो जाएगा एंटोनियम। देखिए यहाँ पर जो है फियर्स का मतलब होता है इसका प्रचंड या फिर भीषण। ठीक है, और सेवेज मतलब होता है आपका असभ्य या फिर जो जंगली होते हैं उनके लिए बोलते हैं, और सेन का मतलब होता है समझदार। ठीक है, आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे बोला गया है कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ एब्यूडेंट वाटर बियरिंग मिनरल्स ऑन द डैश ऑफ एन एस्ट्रॉइड बेनो। ठीक है, तो यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन सुटेबल है और क्या आएगा ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं अर्थ, सरफेस, सोइल या फिर ग्राउंड। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक पर जो है आपके सरफेस ऑप्शन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो सरफेस वर्ड है ये आएगा। सरफेस मतलब होता है सतह। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रॉइड बेनो की बात आ रही है, ठीक है, एस्ट्रॉइड बेनो की बात आ रही है तो उसकी सतह, ठीक है, यानी कि उसकी जो सरफेस होगी उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो सही वाक्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर सही सेंटेंस क्या हो जाएगा कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ एब्यूडेंट वाटर बियरिंग मिनरल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन एस्ट्रॉइड बेनो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या आपको बताया है। ठीक है, तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि एक बैटरी जो होती है ये इनमें से कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये भी आपके एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका जो है करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, ताप, यांत्रिक, रासायनिक या फिर प्रकाश। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग वीडियो पे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो अगले वीडियो में हम जो है आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।